हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था अभी तक कि जो भी हमारा जर्नल होता है उसका कैसा प्रारूप होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। अभी एक उदाहरण करते हैं, हमारी किताब का उदाहरण है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है अपनी किताब में आप देख भी सकते हैं। एक एक स्टेप को समझना है और उसके बाद से जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। अकाउंटिंग में बच्चे गलतियां इसी में करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, बट प्रोसेस थोड़ी बड़ी हो जाती है, कठिन नहीं होती है, बड़ी होती है और बड़ी को देख करके घबरा जाते हैं। एक एक को आप बस आराम से करते चले जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जो उदाहरण है उसमें एक सरोज मार्ट है और उससे रिलेटेड हमें जो सूचना है वो दे रखी हैं। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिए कि हम लोग जो भी एंट्रीज कर रहे हैं वो पूरी तरह से हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी देखते चलेंगे, जिससे कि कई लोग ऐसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं जो इस तरह की जर्नल एंट्रीज को इंग्लिश में करते हैं, तो हम वो भी कर लेंगे। लेकिन ये आपको जो हिंदी में है उससे आइडिया समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। तो देखिए, वर्ष 2017 के लिए बात है और अप्रैल में ही सब कुछ चल रहा है, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। पहली एंट्री क्या है और आप सोचिएगा कि क्या होगा। 1,50,000 रुपए से व्यवसाय का आरंभ किया। तो क्या हुआ है, सबसे पहले कैश आपके पास आ गया, आपके पास मतलब व्यवसाय के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रोकड़ खाता होगा, जो रोकड़ खाता, इसको क्या कर देंगे हम लोग, नाम पक्ष में एंट्री करेंगे। और कितने से करेंगे, 1,50,000 से। ठीक, और साथ में कौन सा ऐसा अकाउंट है जो क्रेडिट हो रहा होगा, तो निश्चित सीधी सी बात है, ओनर्स इक्विटी है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें जो भी हमारा ओनर्स इक्विटी है तो पूंजी खाता, तो पूंजी खाते से यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है, इसके पहले हम लोगों पे डेट लिखी जाएगी। तो तिथि कैसे लिखी जाएगी, तिथि में हो जाएगा यहाँ पर वर्ष आ जाएगा, फिर आ जाएगा अप्रैल 1 या 1 अप्रैल। ठीक है, तो अब पूंजी खाते से अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इधर भी कुछ नहीं करेंगे, ये तो ऐसी लाइन खींची हुई थी और उसके बाद सीधे यहाँ पर लिख देंगे 1,50,000। ठीक, ये हमारा बेसिक आइडिया है। अब इसी को सेम एंट्री को अगर मैं इंग्लिश में करता, सारी एंट्रीज इंग्लिश में नहीं करूंगा तो कैसे करता, देखिए वहां पर होता डेट आ जाता आपका 2017 अप्रैल 1। ठीक, कौन सा अकाउंट हो रहा है, डेबिट हो रहा है आपका कैश अकाउंट डेबिट। लाइन खींच दी और उसका जो है वैल्यू वो लिख दी। ठीक, और कैश जो क्रेडिट होता है उसको हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद से लिखते हैं 2, और पूंजी अकाउंट है तो हमारा हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, थोड़ी बची रहेगी, और उसके बाद से यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे 1,50,000। बस ये होगा। अब हम लोग को करना क्या है, इसी तरह से सारी एंट्रीज को देखते चलना है। देखिए पहली एंट्री हम लोगों ने ठीक किया नहीं किया, रोकड़ खाते को हम लोगों ने 1,50,000 से किया डेबिट, और उसके बाद से पूंजी खाते से हम लोगों ने 1,50,000 से कर दिया उसको क्रेडिट। और उसके बाद से एक चीज बाकी थी यहाँ पर, जो हम लोगों ने विवरण नहीं लिखा था। विवरण यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1,50,000 रुपए से बिजनेस प्रारंभ किया, व्यवसाय का प्रारंभ। ठीक, ऐसे करके लिख दिया और उसके बाद एक लाइन खींच देंगे। ये जब कर देंगे तब जाकर के हमारी एक एंट्री कंप्लीट होगी। मैंने अभी यहाँ पर क्या करा, ध्यान दीजिए, मैंने भी इसको छोड़ दिया था क्योंकि इतना ऑब्वियस है, लेकिन छोड़ना नहीं होता अपने को, क्योंकि विवरण भी देना होता है, नाम ही पर्टिकुलर से। तो किस खाते में डेबिट होगा, किस खाते में क्रेडिट होगा, वो भी करना है और साथ में विवरण भी देना है। तो जब ये हो जाएगा तब हमारी जाकर की पहली एंट्री खत्म होगी। जैसे कि ये देखिए, नकद धनराशि से व्यवसाय का आरंभ किया। अच्छा, अब जो यहाँ पर तारीख दे रखी वो बहुत अच्छी बात है, पहले से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, सारी जो पहले हुआ है वो चीज पहले दे रखी, नहीं तो मैं वो भी अरेंज करना पड़ सकता है कभी कभी, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। बाकी सारी एंट्रीज को देखते हैं, हमें ये समझना है कि किससे क्या चीज का फर्क पड़ रहा होगा। ठीक, और फिर हम लोग तुरंत हमारा उदाहरण है तो उसमें चेक भी करते रहेंगे कि हम लोगों ने सही सोचा या फिर गलत सोचा। ठीक है, दूसरी एंट्री पे करते हैं और फटाफट इसको करते हैं। मनीषा से 36,000 रुपए का माल खरीदा गया। ठीक, तो जब भी खरीदा गया या बेचा गया और हमें पता नहीं है कि कैश में या कुछ नहीं, तो हम ऐसा मान करके चलेंगे कि उधार पर खरीदा। तो अगर उधार पर खरीदा हुआ तो क्या होगा, जो आपका माल खरीदा गया तो क्रय खाता क्या हो जाएगा, क्रय खाता। अब मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात करूंगा, बाकी तो आपको पता ही, नीचे विवरण लेकर के आप लाइन खींच दोगे, डेट आपको पता ही है, जो वैल्यू आएगी वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसमें ही सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वही है, बाकी तो एकदम रिपीटेटिव है। तो क्रय खाता क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, 36,000 रुपए से, क्योंकि आपने कुछ खरीदा है, आपके पास कुछ आया है। और कौन सा, टू मनीषा, तो मनीषा का अकाउंट खोल रखा है। अब मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करता रहूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको दोनों में ही आइडिया लगे, और दोनों ही तरह से हम लोग, ज्यादातर लोग इंग्लिश में कर रहे होते हैं। और उसमें क्या हो जाएगा, 36,000 रुपए से हमने उसको अपना क्रेडिट कर दिया। फिर यहाँ पे विवरण लिख देंगे कि मनीषा से 36,000 रुपए का सामान उधारी पर खरीदा, और फिर लाइन खींच देंगे। देखिए ये एंट्री है क्या,
क्रय खाते को हमने डेबिट किया और मनीषा के खाते से 36,000 रुपए का हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, उधार पर माल खरीदा। ठीक, अगली एंट्री ये देखिए, 2,200 रुपए नगद पर लेखन सामग्री, तो लेखन सामग्री आपका डेबिट हो जाएगा। अब मैं ऐसे बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपका डेबिट और जो नकद है वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक, 2,200 रुपए से एसबीआई में बैंक खाता खोला और 35,000 रुपए जमा किए, तो जो एसबीआई बैंक खाता है ना, तो बैंक खाता जो है वो आपका हो जाएगा डेबिट। क्यों? क्योंकि ये बढ़ रही है परिसंपत्ति और कम क्या हो रही है? कैश। तो आपका जो ये है इतना तो अमाउंट आ जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। देखते हैं ये हमारी एंट्रीज ठीक है कि नहीं है। पहले में नगद जो है हमारा वो क्रेडिट हो रहा है, दूसरे बार में हमारा नगद क्रेडिट हो रहा है, तो ऐसे आइडिया हो जाएगा कैश ही हमारा कम हो रहा है। देखिए रोकड़ खाता या नगद एक ही बात है, और यहाँ पर भी रोकड़ खाता, दोनों में ही यही क्रेडिट हो रहा था और उसमें हमारा स्टेशनरी बढ़ गया था और इसमें बैंक अकाउंट, यानी कि बिल्कुल सही एंट्रीज की हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आ रहा है प्रिया को 16,000 रुपए का नगद माल बेचा। नगद माल बेचा इसका मतलब हमें नगद में पैसे मिले। ठीक, अच्छा तो इसका मतलब तो होना चाहिए कि जो भी उसने किया है 3 तारीख को 16,000 रुपए का भुगतान किया, तो यहाँ पर नगद माल तो नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये तो देखो कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आपने 16,000 का नगद माल बेचा इसका मतलब आपको 16,000 रुपए पूरे पूरे मिल गया, तो फिर अगले दिन चेक क्यों देगी? तो यहाँ पर नगद नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था उधार। और अगर अब आपने उधार पर बेचा है तो इसका मतलब है नेहा से आपको, या सॉरी क्या नाम है, प्रिया से आपको पैसे मिलने वाले हैं। कितने पैसे मिलने वाले हैं? 16,000 रुपए। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस अकाउंट में जो प्रिया का अकाउंट होगा वो आपका हो जाएगा डेबिट, और कितने से हो जाएगा? 16,000 से। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? जो भी आपने जो सामान है आपने क्या किया, तो देखिए परचेजेस होता है यानी कि क्रय, और विक्रय किया है, तो विक्रय जब बढ़ रहा होता है तब हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं, तो सीधा सीधा हो जाएगा विक्रय खाते से। ठीक, विक्रय खाते से, और इसको हम लोग 16,000 से क्रेडिट कर देंगे और उसके बाद से फिर विवरण लिख देंगे कि उधार पर बेचा। यहाँ पर नगद नहीं होना चाहिए था, इसको देख लेते हैं एक बार। सेकंड पर क्या हो रहा है, प्रिया को 16,000 से किया, विक्रय खाते से उधार माल की बिक्री है। देखा आप लोगों ने, तो हमारी हिंदी किताबों में कई जगह पर गलती दे रखी है, और इसी को जब इंग्लिश में कर रहे होंगे तो कुछ नहीं कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट कर देंगे, सिंपल। ठीक, और सेल्स अकाउंट बढ़ रहा होता तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। एक एक स्टेप को इसलिए समझते हैं ना, देखिए ऐसे उदाहरणों में बहुत बार बच्चे वही, आप उनके साथ एक बार करते चले जाओ ना, तुमको समझ में आ जाता है, अच्छा हाँ ठीक है ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये कर रहा हूँ, बाकी इनमें तो कुछ है नहीं इन सवालों में। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से एक बार करना चाहिए। जब तक आप एक बार करोगे नहीं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप लोग बड़े क्वेश्चन को देख करके फिर परेशान होते रहोगे। अगला पॉइंट क्या है, प्रिया ने चेक से 16,000 रुपए का भुगतान कर दिया, आपने उधार पर दिया हुआ था। अब आपको 16,000 रुपए का चेक मिल गया, कब मिला है? 3 तारीख को। ठीक, जब 3 तारीख को मिल रहा है तो आपका क्या हो रहा है कि बैंक अकाउंट जो है वो आपका हो जाएगा डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसे आ गए। और आपका जो प्रिया का अकाउंट था, टू प्रिया अकाउंट, वो आपका हो जाएगा क्रेडिट। देखिए 3 तारीख को क्या हो रहा है, बैंक खाता जो है वो आपका डेबिट हो रहा है और प्रिया खाते से क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल सिंपल, कोई भी अभी तक डाउट नहीं आया। फिर निधि को आपने 14,000 रुपए का माल बेचा, ये भी हम मानेंगे कि आपने किस पर बेचा है? उधारी पे बेचा है। फिर यहाँ पे आपको 14,000 रुपए का भुगतान किया, तो भुगतान किया, अब चेक नहीं लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं मान लीजिए। नॉर्मली जैसे सीधा सीधा लिखा हुआ है चेक द्वारा लिखा है तो चेक से मानते, नहीं लिखा हुआ है तो नॉर्मली नगद मान लेते हैं, लेकिन आप लिख दीजिए कि हमने नगद मान करके सॉल्व किया हुआ है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, मान लीजिए एग्जामिनेशन में जाता है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि हमने नगद मान करके सॉल्व किया है। ठीक, ये नगद मान लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल है भाई, निधि को जब आपने दिया तो आपका जो निधि नाम का है वही आपका डेबिट हो जाएगा पहले, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, माल आपने बेचा है तो विक्रय अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, और उसका आप डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, एंट्री खत्म हो जाएगी। अगली एंट्री में जब आपको 14,000 रुपए पे कर दिए तो आपका रोकड़ खाता ये आपका डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे जो निधि का खाता था वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, और इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे टू निधि अकाउंट, और वो क्रेडिट कर देंगे। देखिए दोनों एंट्रीज बराबर हो रही है कि नहीं, निधि खाते को पहले आपने डेबिट किया था, फिर बाद में आपने निधि खाते को क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल सही है। और विक्रय खाते को आपने पहले क्रेडिट किया और साथ में बाद में रोकड़ को डेबिट कर दिया, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगली एंट्री पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो और भी आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली एंट्री के साथ ही, वो भी आपको पता ही है लेकिन बहुत सिंपल है, लोग कभी कभी उसको भूल जाते हैं। 5 अप्रैल को क्या हो रहा है, निधि को 14,000 रुपए का माल बेचा, ये तो सॉरी हो गया, 10 अप्रैल की बात आ जाती है। ऋतु से 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा, तो खरीदा है तो क्रय अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट जो है वो आपका हो जाएगा डेबिट, और साथ में 20,000 रुपए का जो माल खरीदा है वो उधार पर खरीदा है, तो यानी कि आपको वापस पैसे करने पड़ेंगे, तो जिससे भी खरीदा है तो लिख देंगे टू ऋतु अकाउंट, और ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, 10 अप्रैल को देखिए
क्रय खाता है, नाम हो गया 20,000 और रितु के खाते से आपने 20,000 का क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये हमारा पेज हो रहा है खत्म, ठीक है, पेज हो रहा है ओवर। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए था, टोटल कैरी फॉरवर्ड। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे जैसे पेज खत्म होता है ना तो हम लास्ट में कर देते हैं, और इसमें ये जो भी हमारा बैलेंस है टोटल ऊपर का, वो सब कुछ हमें जोड़ना होगा और देखना होगा कि दोनों तरफ वो चीज बराबर है, ठीक है। तो हमें वास्तव में वो बैलेंस लिखना चाहिए और अगले पेज से जस्ट पहले यहाँ पर लिखना चाहिए हमारा जो भी टोटल था वो ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब पहले से लेकर के आगे आ गए हैं, तो वो जो सेम अमाउंट आएगा वही आप यहाँ पे लिख दोगे। कितना आएगा, चलिए जोड़ के कर ही देते हैं इसको। 1,50,000 है, फिर 36,000 हो जाएगा तो 1,86,000 हो जाएगा, 2,000 और जोड़ देंगे तो 1,88,000 हो जाएगा, 200 को साइड में रख देते हैं। 35,000 आप जोड़ेंगे 1,88 में से तो 1,93 हुआ, और 30,000 और जोड़ देंगे तो 223 हो गया, ठीक है, 2,23,000। उसके बाद से 16,000 जोड़ेंगे तो 2,39,000, फिर से 16,000 जोड़ा आपने तो कितना हो गया, 2,55,000। 14,000 जोड़ दिया 2,69,000, फिर 14,000 जोड़ दिया 2,83,000 और फिर आपने 20,000 जोड़ दिया तो 3,03,000, लेकिन 200 बाकी था तो वो भी जोड़ दीजिए। तो आपका 3,03,200 ये अमाउंट बचता है, और इसी को आप आगे भी कर दोगे। क्या कर दोगे आगे, कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ से किया और अगले वाले पेज पर आपने उसी को ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया, तो कितना है 3,03,200, ठीक है, 3,03,200 हो गया। उसके बाद से फिर हम ये लिखना स्टार्ट करेंगे, जो आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम बना रहे हो किसी भी परीक्षा में, तो अगर आप छोड़ देते हो, कई बार एग्जामिनर्स होते हैं वो मार्क्स देते हैं, लीनियर मार्किंग करते हैं, लेकिन आप ये दिखा दो तो उनको समझ में आता है कि अच्छा बच्चे को ये कॉन्सेप्ट भी पता है, और इससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। बाकी जगह पर भी आपको मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं, और आपको एक्चुअली वो हम करते हैं, वो हमारी प्रैक्टिस रही है। अब तो सॉफ्टवेयर पे काम होता है तो शीट बहुत नीचे चलती चली आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अदरवाइज जो हम बुक्स में क्या करते थे तो इस तरह से काम करते थे, ठीक है। अच्छा, अगली एंट्री देखते हैं। चेक द्वारा 6,000 रुपए बीमा किस्त का भुगतान किया। तो आप भुगतान कर रहे हो, आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ रहा होता है तो हम उससे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो जब बीमा किस्त का भुगतान किया तो बीमा जो है, बीमा खाता वो हमारा हो जाएगा डेबिट, और हमारा जो क्या हो जाएगा, चेक द्वारा किया है तो बैंक अकाउंट जो हमारा है वो हो जाएगा क्रेडिट। ये कब किया है, 14 तारीख को किया है। अगले पेज पे जाएंगे, बीमा किस्त खाता जो है वो हमारे 6,000 से डेबिट और बैंक खाते से 6,000 का क्रेडिट, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, आप लोगों को इसमें थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन इससे अच्छा तरीका मुझे समझ में आया नहीं जिसमें मैं आपको सारी चीजें बता पाऊँ। 18 अप्रैल को आ जाते हैं। 2,000 रुपए का किराया दिया गया, तो किराया दिया, ये भी एक्सपेंस है भाई, आपने किराया दे दिया, और उसका असर कैसे दिया कुछ बताया नहीं गया, तो हम कैश में मान सकते हैं। अगर आप कैश मान रहे हो तो आप लिख दो कि हमने कैश माना हुआ है, ठीक है, ठीक है, रोकड़ खाते से। जब कुछ नहीं दिया तो हम कैश, तो चेक वाला तुम्हें दे रखा है यहाँ पे तो हम मान लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पर लिख दो कि हमने किराया दिया, नगद दिया, ठीक है। तो जो एग्जामिनर को समझ में आएगा अच्छा बच्चा ने ये मान करके किया, क्योंकि कई बार जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है एग्जामिनेशन उसमें लिखा ही नहीं होता क्लियरली, तो हम जो मान के कर रहे हैं वो आप लिख दीजिए। फिर 20 अप्रैल की बात आ जाती है, तो 1,500 रुपए का माल दान में दिया। ये एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब हम लोग गुड्स की बात करते हैं, सामान की बात करते हैं, माल की बात करते हैं, तो माल में क्या होता है, आप माल खरीद रहे हो तो हम ये नहीं लिखाते कि माल खाता हमारा बढ़ गया, समझ रहे हो, और माल बेच रहे हो तो हम ये नहीं करते कि माल खाता कम हो गया। हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रय खाता बढ़ गया जब माल खरीदा। विक्रय खाते को हम क्रेडिट करते हैं जब हम माल को बेचते हैं। तो जो हमारा क्रय खाता है उसको हम क्या करते हैं, कभी भी ऐसा होता है कि हम क्रय खाते को क्रेडिट करें। आप सोचिए, हम तो खरीद ही रहे हैं, हम बेच तो रहे नहीं है, और जब बेच रहे हैं तो फिर हम सेल्स अकाउंट में जा रहे हैं। तो बेचने के समय पर भी जो हमारा परचेजेस अकाउंट है, जो क्रय खाता है, वो क्या हो रहा है, डेबिट ही होता है, क्रेडिट तो हो नहीं रहा। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जब हम अपने क्रय खाते को क्रेडिट करते हैं, उसको जमा पक्ष में एंट्री करते हैं। जैसे आपने कोई सामान खरीदा था अपने लिए और वो अपनी कंपनी के लिए, और व्यवसाय से आपने अपने व्यक्तिगत यूज के लिए प्रयोग कर लिया, तो आपने वो बेचा नहीं, तो जब बेचा नहीं तो सेल्स अकाउंट में तो एंट्री होगी नहीं। परचेजेस को फिर आप क्रेडिट कर दोगे। आप ये मान लोगे कि आपने 5,000 का सामान खरीदा था, 1,000 का आपने खुद से यूज कर लिया, तो आप सामान 1,000 का रह गया, तो 5,000 का तो आपने डेबिट किया था, कौन सा अकाउंट, परचेजेस, क्रय का, और 1,000 से क्रेडिट कर दिया था। इसी तरह से अगर 1,000 का सामान चोरी हो जाए तब भी आप यही करोगे, तो आप सेल्स नहीं कर दोगे कि 1,000 का सामान ने बेच दिया, चोरी हो गई है। किसी भी वजह से दुर्घटना में जल जाए तब भी आप ये कर दोगे कि परचेजेस हमारे 1,000 से कम हो गया। और इसी तरह से अगर आपने किसी को दान दिया है, 1,000 रुपए का सामान दान दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हम 1,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर जो भी हो रहा है, 1,500 रुपए का माल दान में दिया गया, तो इसमें बेचा तो गया नहीं है, विक्रय खाता तो हो नहीं रहा है, क्रय खाते को ही हम क्रेडिट कर देंगे। ये जो एंट्री है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जो आप पहली बार कर रहे हो उनको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बता दिया। दान खाते को आपने 1,500 से, क्योंकि एक एक्सपेंस की तरह मानते हो, डेबिट हो गया, और क्रय खाता ही आपका क्रेडिट होगा। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 11,200 का फर्नीचर खरीदा। अब इसमें भी कुछ नहीं दे रखा, तो हम उधार पे खरीदा हुआ मान सकते हैं, ठीक है।
या फिर कैश पे भी मान सकते हैं कि हमने नगद देकर के खरीदा, तो अभी कुछ भी नहीं दे रखा है तो मान लेते हैं उधार पर खरीदा, लेकिन कहाँ से खरीदा हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पता ही नहीं हमने कहाँ से खरीदा तो हम ये उसकी एंट्री तो कर नहीं सकते हैं, तो हम ऐसा कर देंगे कि 11,200 का हमने सामान खरीदा फर्नीचर, तो फर्नीचर खाता जो है वो हमारा हम डेबिट कर देते हैं, और 11,200 से अपने को रोकड़ खाता, कौन सा रोकड़ खाता है, इसको हम कर देते हैं क्रेडिट। ये भी कर सकते हैं हम, मान करके क्या कर रहे हैं विवरण आप लिखोगे उससे भी समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, फर्नीचर खाते को आपने 11,200 किया, रोकड़ खाते से आपने सीधा सीधा क्रेडिट कर दिया। अब किसी से उधार पे खरीदा, उसका नाम ही नहीं दे रखा, तो कैसे करोगे, इसलिए समझ में आया कि नहीं यहाँ पे उधार वाला नहीं मानेंगे, यहाँ पे रोकड़ वाला मान लेते हैं। और आप सीधा सीधा लिखिए कार्यालय फर्नीचर खरीदा, यहाँ पर कायदे में तो ऐसे लिखना है कार्यालय फर्नीचर रोकड़ देकर खरीदा, ठीक है, या कैश पर खरीदा, रोकड़ देकर खरीदा, तो एकदम स्पष्ट हो जाता है। एग्जामिनर को दिखता है कि अच्छा आपने ये मान के किया तो ठीक है एंट्री, ठीक, वो आपको कॉन्सेप्ट देख रहा है, कितनी वैल्यूज देखेगा, ठीक है, वैल्यूज तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर जाते हैं, अकाउंट्स कौन से हैं वो वेरी करेंगे, और यहाँ पर तो वैल्यू अल्टीमेटली मैटर ही नहीं करेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी अगली एंट्री पर। 29 अप्रैल को व्यक्तिगत उपयोग के लिए आपने 2,000 रुपए आहरित किए। तो इसको दो तरह से देखा जा सकता है, एक तो होता है कि आपने आहरण के लिए खाता बना दिया, क्या कर दिया आपने, विड्रॉ के लिए अकाउंट बना दिया, तो विड्रॉल अकाउंट है, ठीक है, विड्रॉल बोलते हैं हम लोग इसमें इंग्लिश में आहरण करने को, तो वो आपने अकाउंट बना दिया और उसी को आप कर दोगे डेबिट कर दोगे, ठीक। या फिर आप अगर सीधे सीधे मान रहे हो कि आपको कोई विड्रॉल अकाउंट नहीं है, नॉर्मली विड्रॉल अकाउंट बना करके चलते हैं, बट अगर ऐसा मानते हो तो आप क्या हो जाएगा, विड्रॉल अकाउंट जो है वास्तव में कहां से पैसा आया, जो आपकी इक्विटी थी, जो पूंजी थी पहले से, तो हम पूंजी खाते को यानी कि कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, एक ही को करेंगे, या तो विड्रॉल अकाउंट को करेंगे या फिर इसको करेंगे, ठीक है। नॉर्मली विड्रॉल अकाउंट बना करके चलते हैं तो विड्रॉल अकाउंट को कर देंगे, और विड्रॉल अकाउंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, आहरण खाता, तो आहरण खाता को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और कितने से कर दिया, 2,000 रुपए आहरित किए तो हम 2,000 रुपए से कर देंगे, ठीक। अच्छा, और साथ में कैश निकाला है तो कैश अकाउंट कम हो जाएगा, और कैश तो परिसंपत्ति, और कैश अगर कम हो रहा है इसका मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, रोकड़ खाते से। अब यहाँ पे क्रेडिट तो लिखना नहीं होता है, और जो वैल्यू है 2,000 की वो डाल देंगे, 29 अप्रैल की बात है, ठीक है। तो 29 अप्रैल को जाकर के देखते हैं, ये 5,000 गलत लिखा हुआ है, हमारे उदाहरण में 2,000 दे रखा है, तो 2,000 कर लेंगे, या तो फिर ऊपर चेंज कर दो या फिर यहाँ पे चेंज कर दो। और आहरण खाता इन्होंने मान करके किया, रोकड़ खाते से नॉर्मली हम लोग आहरण खाता मान करके चलते हैं, ठीक है। अब क्या आता है, अगली एंट्री आती है, 1,200 रुपए का ब्याज प्राप्त किया, तो क्या हुआ, अब देखो ब्याज प्राप्त कर लिया है आपने, इसका मतलब आपको 1,200 रुपए का ब्याज मिलने वाला था, तो जो 1,200 रुपए का जो ब्याज मिलने वाला था वो अकाउंट आपका हो जाएगा, जो मिलने वाला था और वो मिल गया है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्याज खाते से, ब्याज खाते से, खाते से इसका मतलब क्या हो रहा है, यही ऑब्वियसली क्रेडिट हो रहा है, इसमें क्रेडिट लिखते नहीं है लेकिन ये क्रेडिट हो रहा होगा। लेकिन आपको मिला क्या, 1,200 रुपए का ब्याज मिल गया, तो ब्याज कहाँ, बैंक में जा रहा है, कैश में जा रहा है, नॉर्मली बैंक में जाएगा, सीधा सीधा ब्याज है, तो हम इसको कर देंगे बैंक खाता, और बैंक खाता आपका डेबिट हो जाएगा। ये हमारी एंट्री हो जाएगी 30 अप्रैल की, देखते हैं इसको, सही एंट्री है क्या, रोकड़ खाता। अच्छा, इन्होंने सीधा सीधा बैंक जो है प्राप्त किया है वो आपने कैश में प्राप्त किया हुआ है, तो इसमें ऐसा करेंगे, अगर आप ये मान रहे हैं कि बैंक में ही सीधे सीधे ब्याज आ जा रहा है तो आप सीधे लिख दीजिए बैंक खाता, और वहां पर मान लीजिए कि जो ब्याज है वो सीधा सीधा बैंक खाते में गया, विवरण में लिख दीजिए, तो इस तरह की चीजें होंगी। देखिए अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर रोकड़ खाते को इन्होंने लिखा हुआ उदाहरण में, गलत नहीं है इनका भी, जो मैंने यहाँ पर रोकड़ की जगह बैंक बोला है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं रखा आपने कैश में विड्रॉ किया या बैंक में किया है, और कई बार ऐसा होता है कि स्पष्ट नहीं दे रखा तो आप ऐसा मान लो, तो आप ऐसा करो ब्याज प्राप्त बैंक खाते में, अगर आप ये लिख दोगे तो उसकी जगह फिर बैंक खाता भी कर दोगे तो चलेगा, ठीक है, बैंक खाते में। आपने क्या मान के किया, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी है ही नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी होती है। ऐसे ही अगले पॉइंट पर जाएंगे तो 2,300 रुपए का नगद विक्रय, तो आपने नगद विक्रय किया, सिंपल है, ये बेच दिया और आपको पैसे आ गए, तो पैसे आ गए, कैश आ गया, वही आपका डेबिट हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल है। चेक से 3,000 रुपए का कमीशन भुगतान किया, कमीशन एक खर्चा है तो कमीशन आपका डेबिट हो जाएगा, और जो रोकड़ है वो आपके हाथ में आ जाएगा, ओ सॉरी, चेक से किया आपने तो चेक अकाउंट की वजह से जो बैंक अकाउंट है वो आपका 3,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, दोनों एक साथ देख लेते हैं, कमीशन खाते को आपने डेबिट कर दिया और बैंक खाते को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक। रोकड़ खाते से पहले क्या हुआ था, 2,300 रुपए आपको, और विक्रय खाते क्योंकि आपने बेचा था तो आपको 2,300 रुपए मिल गए थे, और विक्रय खाते यानी कि जो हमारा सेल्स अकाउंट है उसी को हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, क्रेडिट करते ही हैं। परचेस अकाउंट को क्रेडिट बहुत कम बार करते हैं, जब चोरी हो जाए या फिर आपने चैरिटी में दे दिया, देखा था हम लोगों ने। और उसके बाद से क्या बचता है, चेक से 2,000 रुपए टेलीफोन बिल का भुगतान किया, तो टेलीफोन बिल का भुगतान है वो हमारा एक्सपेंस है, वो हम लोग डेबिट कर देंगे, तो टेलीफोन बिल जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, और चेक से किया है तो हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। और 12,000 रुपए के वेतन का भुगतान कर दिया, कितने का किया है, 12,000 रुपए का। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो आप वेतन दे रहे हो वो भी आपके लिए एक एक्सपेंस है, तो वो भी आपका डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पर वेतन खाता जो है वो सीधा सीधा आपका कर दोगे, इसको वेतन खाते को 12,000 रुपए से आपने नाम पक्ष में डेबिट कर दिया,
और रोकड़ खाते से आपने 12,000 रुपए का, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने क्रेडिट कर दिया और यहाँ से जो आपका योग है वो निकाल दिया। इन्होंने यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे, टोटल कैरी फॉरवर्ड को हम लोग योग भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि टोटल का मतलब तो योग होता ही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ था, ये गलती थी। दूसरी गलती क्या थी, वो 3,000 और 2,000 और 5,000 का वैल्यू है, वो गलती है। देखिए हिंदी में कितनी गलतियां रहती हैं हिंदी किताब में। और तीसरा जो ये है, यहाँ पर उधार में सामान बेचा गया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में ही गलत लिखा हुआ है कि नगद बेचा, नगद नहीं बेचा था। सुप्रिया को 16,000 का मान नगद बेचा, नगद नहीं था, ये उधार था। तो ये कुछ गलतियां हैं किताब में। बाकी आप देख रहे होंगे कहीं पर रोकड़ और बैंक का कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमें दिया नहीं है। तो आप अगर रोकड़ मांग के कर रहे हो तो लिख दीजिए, बैंक मांग के कर रहे हो तो लिख दीजिए। उम्मीद है इस उदाहरण से आपको इस तरह के सारे प्रश्न करने में बहुत ही ज्यादा आसानी मिलेगी। एक क्वेश्चन और आता है जिसमें हम लोग जीएसटी की बात करते हैं, वो बहुत ही आसान होता है, उसका उदाहरण दे रखा है, अटेम्प्ट जरूर करिएगा। उसमें कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। और बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।